हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग। पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में महिसादल, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इत्यादि। निराला रचनावली प्रकाशित समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया इन्होंने। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। अब हम बादल राग के बारे में पढ़ते हैं। बादल राग जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सबसे प्यारा टॉपिक है। बादल राग, बादल पे ही इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। प्रिय विषय इनका बादल ही रहा है। बादल राग कविता में अनामिका इनका कविता संग्रह है जिसके छठे खंड में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड ही लिया गया है। बादल राग के द्वारा इन्होंने जो कहा है वो देखते हैं। बादल राग में जो आम आदमी होते हैं, दुख से त्रस्त होते हैं, कवि यहाँ बादल का आवाहन करते हुए क्रांति के रूप में कर रहे हैं। कवि कैसे कर रहे हैं? बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि विप्लव रक्त से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव का मतलब क्या होता है बच्चों? विप्लव का मतलब होता है क्रांति। और क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है जो हमारे समाज में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसे हम क्रांति कहते हैं। एकदम से जो चेंज आ जाता है उसे हम क्रांति कहते हैं। जो किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। यह बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं इसलिए गर्जन तर्जन कर कर आते हैं। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कहने का मतलब यह है जो अंकुर होते हैं, आप देखते होंगे बारिश के मौसम में कैसा भी पौधा हो वो निकल आता है, अंकुरित हो जाता है। क्रांति जो हरियाली लाएगी उससे सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे और छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। इस तरह ये कविता लघु मानव यानी आम आदमी की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जब नव निर्माण का कारण बनता है। अब देखते हैं इस कविता में कवि ने क्या कहा है। तैरती है समीर सागर पर। तैरती है का क्या मतलब होता है? तैर रही है। समीर का मतलब हो जाता है हवा, सागर पर यानी तैर रही है समीर सागर पर। अस्थिर सुख पर दुख की माया। जो सुख अस्थिर है उस पर दुख की छाया है। कैसे? जैसे सागर के ऊपर हवा मंडरा रही है उसी तरह से सुख के ऊपर दुख की छाया मंडराती है। जग के तख्त हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जैसे पूंजीपति वर्ग होते हैं, जग यानी धरती की दग्ध हृदय पर, जलते हुए हृदय पर निर्दय विप्लव मतलब क्रांति की प्लावित माया। प्लावित मतलब पानी से भरा हुआ। यह तेरी रन भरी का मतलब होता है खूब गर्जन करना, आवाज करना। से सजग सुप्त अंकुर उर्म पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। इसका मतलब हो जाएगा क्रांति के प्रतीक बादलों को संबोधित करते हुए कवि निराला कहते हैं कि हे क्रांति के अग्रदूत, तुम्हारी युद्ध नौका पवन रूपी सागर पर इस तरह तैर रही है जैसे जीवन के क्षणिक अस्थाई
न रहने वाले सुखों पर हमेशा दुखों की मनुष्य छाया मंडराती रहती है। संसार के दुखों से जलते हृदयों पर क्रांति का मायावी विस्तार भी बादलों की भांति फैला हुआ है। इस बादल रूपी युद्ध नौका में भीषण क्रांति और घोर विनाश की शक्ति विद्यमान है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। असनिपात का मतलब होता है बिजली गिरना। असनिपात से स्थापित उन्नत सतवीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। क्रांति के दूत बादल जब पुनः पुनः गर्जना करते हुए निरंतर तीव्र वर्षा करते हैं तो समस्त संसार भय से ग्रस्त हो उठता है। सभी तेरी विनाश लीला में बह जाने के डर से आतंकित है। जैसे कहीं बादल फट जाए तो आप देखते हुए बाढ़ आ जाती है, इस तरह अपना हृदय थाम लेते ही बादल तुम दाहक बिजली गिराते हो तो आकाश को स्पर्श करने की प्रतियोगिता में शामिल ऊंचे ऊंचे पर्वतों के स्थूल शरीर खंड खंड होकर धरती पर बिखर जाते हैं। अर्थात ब्रज प्रहार से सैकड़ों योद्धा भूमि पर ढेर हो जाते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि क्रांति से सबसे अधिक उच्च वर्ग के लोग ही भयभीत होते हैं, उच्च वर्ग के लोगों को ही सबसे ज्यादा हानि होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिलखिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते। देखिए इसका मीनिंग है जिन बादलों के विद्युत प्रहारों से, यानी बिजली जो गिरता है उसके प्रहार से विशालकाय पर्वत खंड खंड होकर पृथ्वी में मिल जाते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी में मिल जाते हैं। उन्हीं विप्लवकारी बादलों को देखकर, यानी उसी क्रांतिकारी बादलों को देखकर छोटे छोटे हल्के हल्के भार वाले पौधे भी प्रसन्न होते हैं। खेतों में भी एक नई आभा दिखाई देती है। आभा का मतलब किरण दिखाई देती है। हवा के प्रभाव से झूमते लहलहाते पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हाथ हिला हिलाकर वे बादलों को अपने निकट आने का संकेत कर रहे हों। कवि का कहने का भाव यह है कि जब जब क्रांति के स्वर का उद्घोष होता है तो समाज का निम्नतम अर्थात साधनहीन वर्ग ही प्रसन्न होता है और लाभान्वित होता है। कहने का मतलब होता है जब कोई परिवर्तन आता है समाज में तो पूंजीपति वर्ग जो है वो दुखी होते हैं और जो शोषित वर्ग है वो सुखी होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका का मतलब क्या होता है? ऊंचा भवन। अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता, जब विप्लव प्लावन क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि उच्च वर्ग के लोगों के गगन चुम्बी भवनों पर को आतंक का घर मानता है, अर्थात इनमें रहने वाले हमेशा भय और आतंक से ग्रस्त रहते हैं। इन भवनों में रहने वाले पूंजीपति गरीब और श्रमिक पर क्रूर अत्याचार करते हैं, यानी जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्हें स्वयं पर अत्याचार होने का डर बना रहता है। जिस प्रकार भयंकर जल प्लावन सदा पर होता है उसी प्रकार क्रांति का प्रभाव भी सदा निम्न वर्ग पर ही होता है। क्रांति का प्रभाव समाज के पंख यानी पूंजीपति वर्ग को बहा ले जाता है। वही क्रांति रूपी जल प्लावन का जल कमल पर पड़कर उसकी शोभा बढ़ाता है, अर्थात दलित व शोषित वर्ग ही क्रांति से लाभान्वित होते हैं। जिस प्रकार बचपन का सुकोमल शरीर रोग एवं शोक के दुख से बेखबर रहता है और हमेशा हंसता रहता है, ठीक उसी प्रकार क्रांति इस वर्ग को जीने का संबल प्रदान करती है और दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग अपने वैभव के नष्ट हो जाने की चिंता से ग्रस्त रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र ही है आधार। हे जीवन के पारावार। देखिए, पूंजीपति सर्वहारा वर्ग का शोषण करके अपार धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। यह धन सामाजिक कार्यों में उपयोग न होने के कारण खजानों में अपरुग्ध होकर रह जाता है। इतना धन वैभव होने पर भी धन एकत्र करने की लालसा खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वे निरंतर जन सामान्य का शोषण करते रहते हैं। किसका शोषण करते हैं? गरीब वर्गों का शोषण करते रहते हैं। यही कारण है कि संतोष को ही अपना धन समझने वाला शोषित वर्ग जब क्षोभ से भर गया है, आशय यह है कि धन पर पूंजीपतियों का एकाधिकार होने से संतोषी वृत्ति वाला सर्वहारा वर्ग अब विद्रोही हो उठा है। हे क्रांति के अग्रदूत बादल, तुम्हारी भीषण गर्जना से पूंजीपति इतने आतंकित हैं, वे अपनी प्रियाओं के आलिंगन में भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी गर्जना की विकरालता से वे इतने त्रस्त हैं कि उन्होंने भय के कारण अपने मुख और आंखों को अपने हाथों से ढक लिया है। ऐसा करके शायद वे अपने भय को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हे क्रांति और विध्वंस के प्रतीक बादल, अशक्त भुजाओं और दुर्बल शरीर वाला किसान तुम्हें अधीर होकर पुकार रहा है। निष्फल परिश्रम और थकान के कारण उसका शरीर टूट गया है। धनिक वर्ग ने किसान का शोषण करके मानो उसके शरीर का सारा रस चूस लिया है, जिससे उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। हे जल के समुद्र बादलों, ऐसी दयनीय स्थिति में तुम ही उस किसान पर दया करो। तुम वर्षा करके उसके सुप्ते प्राणों में रस का संचार करो, अर्थात तुम जल क्रांति लाकर उसे शोषण से मुक्त करो, जिससे उसका जीवन पुनः खुशहाल हो जाए। तो इसमें सामाजिक विषमता का सजीव चित्रण किया गया है और ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं बादल राग से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगी और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी साथ में। ओके, थैंक यू। चैनल पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।